back to my channel Bansal Biology. In today's video we are going to learn about the mTOR pathway, that is the part of RTK signaling. अगर हम बात करें mTOR pathway की कि कोई सेल mTOR pathway जाता ही क्यों है, उसका रीजन ही क्या है, तो mTOR pathway किस में हेल्प करता है? mTOR pathway सेल डिवीजन में हेल्प करता है और ये सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, यानी कि जब भी सेल को डिवाइड करना होगा या ग्रोथ करनी होगी तो वह mTOR पाथवे जाएगा। ये जो mTOR पाथवे के जितने भी लाइगेंड्स होते हैं वो मैक्सिमम ग्रोथ फैक्टर होते हैं, यानी कि जैसे कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर। तो ये सारे ग्रोथ फैक्टर क्या करते हैं, किसी भी सेल का ग्रोथ करवाएंगे। कैसे? लाइगेंड से बाइंड होगा रिसेप्टर से बाइंड होके। और यहाँ पे रिसेप्टर कौन है? यहाँ पे रिसेप्टर है RTK, जिसकी फुल फॉर्म होती है रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेज। यानी कि यहाँ पे किसका फॉस्फेट ग्रुप किस में ऐड होगा? टायरोसिन अमाइनो एसिड पे ही ऐड होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे शुरुआत करें तो वंस अगेन हमारे पास क्या होती है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये इंट्रा सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे अगर हम इस सिग्नलिंग को देखें तो नॉर्मली क्या प्रेजेंट होगा? नॉर्मली रिसेप्टर प्रेजेंट है, जो कि फिलहाल अपने इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। ये जो रिसेप्टर है यहाँ पे टोटल 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन अभी ये फिलहाल थोड़े डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। जैसे ही यहाँ पे कोई लाइगेंड आएगा और इन दोनों से बाइंडिंग करेगा, वैसे ही ये दोनों जो रिसेप्टर्स हैं, ये दोनों रिसेप्टर्स हो जाएंगे एक्टिव। ये दोनों रिसेप्टर्स कौन से हैं? ये है RTK रिसेप्टर्स। यहाँ पे होता क्या है कि एक्टिवेट हो जाएंगे। जो इन दोनों रिसेप्टर्स का साइटोप्लाज्मिक एंड है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है टायरोसिन अमाइनो एसिड। ये जो टायरोसिन अमाइनो एसिड है ये इसके पास आ जाता है फॉस्फेट। इन दोनों के पास क्या आ जाएगा? फॉस्फेट, जिसकी वजह से ये हो गए एक्टिव ड्यू टू दी लाइगेंड। ये लाइगेंड क्या हो सकते हैं? लाइगेंड कोई भी ग्रोथ फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, कोई भी ग्रोथ फैक्टर हो सकते हैं इस केस में ये लाइगेंड्स। जैसे ही ये एक्टिवेट हो गया, अब इसके पास पावर है कि ये किसी और को फॉस्फोराइलेट कर सके, एज ये काइनेज के तौर पे एक्ट कर सकता है, टायरोसिन काइनेज के तौर पे। तो ये किसी और एंजाइम के या प्रोटीन के जो टायरोसिन एंड है उसको एक्टिवेट कर सकता है। तो यहाँ पे एक्टिवेट होने के लिए कौन आएगा? यहाँ पे एक्टिवेट होने के लिए आता है एक एंजाइम, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है PI3 काइनेज। फुल फॉर्म क्या है इसकी? फुल फॉर्म होती है फॉस्फो आइनोसिडाइट 3 काइनेज। फॉस्फो आइनोसिडाइट 3 काइनेज जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे भी जो टायरोसिन ग्रुप है उसका हो जाएगा फॉस्फोराइलेशन। वंस ये एक्टिवेट हो गया तो ये क्या कर सकता है? ये किसी और को फॉस्फेट ग्रुप दे सकता है। तो अब ये फॉस्फेट ग्रुप किसको देगा? अब ये फॉस्फेट ग्रुप देगा एक मॉलिक्यूल को, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? जो कि प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, और इसका नाम है PIP2। PIP2 मतलब फॉस्फो आइनोसिटॉल 4,5 बिस फॉस्फेट। इसके पास पहले से 2 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट थे और काइनेज ने एक और फॉस्फेट ग्रुप दे दिया, तो टोटल अब इसके पास कितने हो जाएंगे? फॉस्फेट 3 फॉस्फेट हो जाएंगे। तो इसका नाम चेंज होके क्या हो जाएगा? PIP3, फॉस्फो आइनोसिटॉल 3,4,5 ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि इसने जो है 3rd कार्बन के फॉस्फेट ग्रुप दिया है, इसलिए फॉस्फो आइनोसिटॉल 3,4,5 ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे अब ये जो ऐसे मॉलिक्यूल है, एक नहीं बल्कि 2 ऐसे मॉलिक्यूल्स बनेंगे फॉस्फो आइनोसिटॉल 3,4,5 के, यानी कि 2 PIP2 मॉलिक्यूल को 2 PIP3 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया PI3 काइनेज में। इन दोनों के कन्वर्जन से अब होगा क्या? इन दोनों पे अब और प्रोटीन्स आके बाइंड होंगे, जिनका क्या हो सकता है? जिनका भी फॉस्फोराइलेशन हो सकता है। तो यहाँ पे जो 2 मॉलिक्यूल्स आके बाइंड हो रहे हैं, एक मॉलिक्यूल का नाम है AKT, जिसके बारे में हमने पहले भी देखा है, जो कि क्या था? जो कि PKB मतलब प्रोटीन काइनेज बी। ये यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा किससे? PIP2 के साथ, विद द डोमेन दैट इज नोन एज PH डोमेन। यहाँ पे जो डोमेन होती है वही हेल्पफुल करेगी PKB को PIP3 के साथ इंटरैक्ट करने में। ऐसे ही इस PIP3 के साथ भी एक और अलग जो प्रोटीन है वो आके बाइंड हो जाएगा उसके पीएच डोमेन के साथ, और उस प्रोटीन का नाम होता है PDK
1। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म है फॉस्फो आइनोसिडाइड डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज 1। प्रोटीन काइनेज 1, ये दोनों यहाँ पे आके एक एक PIP3 से बाइंड हो जाएंगे। अब होगा क्या, ये PIP3 जो है इस PDK1 को कर देगा फॉस्फोराइलेट, लेकिन ये PIP3 इस AKT को फॉस्फोराइलेट नहीं कर पाएगा। इस AKT को फॉस्फोराइलेट कौन करेगा? इस AKT को फॉस्फोराइलेट करेगा ये PDK1 जो कि एक्टिवेट हुआ है। तो ये PDK1 ने क्या कर दिया? इस AKT को फॉस्फोराइलेट कर दिया। क्यों यहाँ पे PIP3 इस AKT को फॉस्फोराइलेट नहीं कर पाया? क्योंकि ये AKT जो है वो फॉस्फोराइलेट होता है सेरीन थ्रियोनिन अमाइनो एसिड पे, और PIP3 कर सकता है टायरोसिन अमाइनो एसिड पे फॉस्फोराइलेट। लेकिन ये PDK1 कहाँ कर सकता है? सेरीन और थ्रियोनिन अमाइनो एसिड पे फॉस्फोराइलेट कर सकता है। तो PIP3 ने पहले इसको फॉस्फोराइलेट किया, इसके टायरोसिन अमाइनो एसिड को फॉस्फोराइलेट किया, जिसकी वजह से ये एक्टिवेट हो गया, और अब इसने AKT के सेरीन थ्रियोनिन पे फॉस्फोराइलेट कर दिया। यानी कि ये कैसा है? ये है सेरीन थ्रियोनिन प्रोटीन काइनेज। जैसे ही ये AKT एक्टिवेट हो गया तो ये AKT क्या करेगा? ये AKT कर देगा mTOR1 को एक्टिवेट। इसने क्या किया? इसने mTOR1 को दे दिया प्रोटीन ग्रुप, जिसकी वजह से mTOR एक्टिवेट हो जाएगा, और अब ये mTOR और बहुत सारे प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर सकता है और क्या करवा सकता है? सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन। तो फाइनली क्या, किसको एक्टिवेट करवाया? हमने mTOR1 को एक्टिवेट करवाया। लेकिन यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती है, यहाँ पे अभी और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ये जो mTOR है ये एक्चुअल में mTOR 2 टाइप का होता है। एक होता है mTOR1 और एक होता है mTOR2। जो mTOR1 है और mTOR2 है, दोनों का ही काम क्या है? दोनों का ही काम है सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन करवाने का। तो एक ड्रग होती है जिसका नाम है रपामाइसिन। एक रपामाइसिन नाम की ड्रग होती है। अगर किसी भी ह्यूमन में कैंसर के चांसेस हो रहे हैं, या फिर अभी अभी उनका जो कोई भी ऑर्गन है उसका ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उस केसेस में अगर सेल डिवीजन होगा तो वो उस ह्यूमन के लिए हार्मफुल होगा। तो क्या होता है? उस ऑर्गेनिज्म को रेपामाइसिन दिया जाता है। ये रेपामाइसिन क्या करवाता है? ये रेपामाइसिन इम्यूनो सप्रेसेंट है। ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है ड्यूरिंग द कंडीशन सी, और ह्यूमन का हमने ऑर्गन लिया। पर यहाँ पे कंडीशन क्या है? ये जो रपामाइसिन है ये सिर्फ mTOR1 को ही सप्रेस कर सकती है। mTOR2 इससे कुछ भी नहीं होता है, mTOR2 का इससे। mTOR1 जो है वो सेंसिटिव होती है रपामाइसिन के लिए, और mTOR2 जो है वो इनसेंसिटिव होता है रपामाइसिन के लिए। दोनों ही क्या है? दोनों ही एक प्रोटीन का ग्रुप है। ये जो mTOR1 में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं रैप्टोर प्रोटीन, और mTOR2 में जो प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं रिक्टर प्रोटीन। ठीक है, ये दोनों प्रोटीन्स होते हैं। mTOR1 क्या करेगा? mTOR1 तो डायरेक्टली सेल ग्रोथ एंड डिवीजन करवाता है, जो हमने अभी देखा था। वहीं mTOR2 क्या करेगा? mTOR2 करता है एक्टिवेशन ऑफ AKT। ये AKT की एक्टिवेशन करेगा। यहाँ पे जहाँ पे PIP3 से आके बाइंड हुआ था AKT, यहाँ पे और क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे mTOR2 का कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट होता है, और ये दोनों मिलके क्या करते हैं? एक्टिवेशन करते हैं AKT का। तो mTOR2 क्या करता है? mTOR2 कॉम्प्लेक्स एक्टिवेशन ऑफ AKT। ये क्या करेंगे? ये एक्टिवेशन करेंगे AKT का। लेकिन सिर्फ सिग्नलिंग इतनी ही नहीं होती है जो अभी हमने देखी, यहाँ पे और सारे प्रोसेसेस भी होते हैं। जैसे कि अब और क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं आया, अगर नो सिग्नल वाली कंडीशन है, देन व्हाट विल हैपन? इफ नो सिग्नल इज देयर, देन यहाँ पे ये जो AKT है वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। AKT will remain in inactive form। इस AKT का काम क्या होता है? इस AKT का काम होता है कि वो TSC नाम के प्रोटीन को ब्लॉक करे और उसको इनएक्टिव फॉर्म में रहे। लेकिन ये AKT एक्टिव नहीं हुआ तो TSC क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा।
ये TSC एक्टिवेट हो जाएगा तो ये एक और प्रोटीन जिसका नाम है RHEB इसको इनएक्टिवेट फॉर्म में रखेगा और उससे क्या बाइंड रहेगा, उससे GDP ही बाइंड रहेगा। TSC इसको ब्लॉक कर देगा जिसकी वजह से ये रहेगा इनएक्टिव फॉर्म में। ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा तो इसका काम क्या था, इसका काम एक्चुअल में था उस mTOR कॉम्प्लेक्स 1 को फॉस्फेट ग्रुप देना और उसको एक्टिव करना ताकि वो क्या हो सके, ताकि ग्रोथ एंड डिवीजन हो सके। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इधर फॉस्फेट ग्रुप नहीं आ पाएगा, इधर फॉस्फेट ग्रुप नहीं आ पाएगा, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा और नो सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ विल अकर। कोई सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा, ना ही कोई सेल ग्रोथ हो पाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर सिग्नल आ गया, अगर सिग्नल प्रेजेंट है तो क्या होगा, AKT एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। अगर AKT एक्टिव फॉर्म में आ गया तो वो TSC को ब्लॉक रखेगा, TSC ब्लॉक रहा तो वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। अगर TSC जो है वो किस फॉर्म में रहेगा, TSC ब्लॉक फॉर्म में रहेगा, यानी कि वो हो गया इनएक्टिव। अगर TSC इनएक्टिव रह गया तो RHEB को कोई ब्लॉक नहीं कर सकता है, तो RHEB बहुत खुशी खुशी GTP से बाइंड हो जाएगा और एक्टिव हो जाएगा। वंस ये एक्टिव हो गया तो ये किसको एक्टिवेट कर देगा, mTOR कॉम्प्लेक्स 1 को एक्टिवेट कर देगा। कैसे, फॉस्फेट ग्रुप की बाइंडिंग करवा के, और क्या हो जाएगी, सेल ग्रोथ एंड डिवीजन हो जाएगी। सेल ग्रोथ एंड डिवीजन विल अकर। सो ये पूरी जो है सिग्नलिंग होती है, वेन एवर, आई गेस आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा था, ये पूरी सिग्नलिंग होती है जो कि mTOR पाथवे में होगी। ठीक है, क्या है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वन, सबसे पहले सिग्नल आएगा, दोनों रिसेप्टर से बाइंड होगा जिसकी वजह से रिसेप्टर का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। रिसेप्टर का जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होगा वो PI3 काइनेज को एक्टिवेट कर देगा जिसकी वजह से जो PIP2 है वो PIP3 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 PIP3 मॉलिक्यूल बनेंगे जिनकी वजह से उस पर आके बाइंड होगा AKT मॉलिक्यूल और PDK1 मॉलिक्यूल। PDK1 मॉलिक्यूल वंस एक्टिवेट होके किसको एक्टिवेट कर देगा, AKT मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर देगा। AKT मॉलिक्यूल TSC को ब्लॉक करेगा जिसकी वजह से RHEB एक्टिवेट रहेगा। RHEB एक्टिवेट रह गया तो mTOR एक्टिवेट हो जाएगा और जिसकी वजह से सेल ग्रोथ एंड डिवीजन हो जाएगी। लेकिन इस पूरी सिग्नलिंग को हमें रोकना पड़ेगा ड्यूरिंग द इम्यूनोसप्रेसेंट वाली कंडीशन में और कैंसर की कंडीशन में, और ये कौन करेगा, रपामाइसिन करेगा mTOR 1 को ब्लॉक करके, क्योंकि फाइनली mTOR 1 ही सेल ग्रोथ एंड डिवीजन करवा रहा है। So I hope this signaling is very clear to you and it helped you a lot. Thank you so much guys for watching the video. Don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends. Thank you so much guys. Bye bye.